एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के विंध्या और सिंदूर लगता। बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर से जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थी, उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा की एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राज काज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ, उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई। पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भावर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी और तभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लोली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़के वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयां लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की मां न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरियां दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ, अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा कि जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ? उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आर लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में ना खिला पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी कि राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी में एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़के वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी।
घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिंगी भर गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी जवानों। पर दरवाजे तर तर टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई, दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कुल्ले में समा कर रह गई। चंदा रोती कलपती और मनोतियां मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांघ की हड्डी चटक गई थी और कुल्ले में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बचन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिराकर हाथ पैर तोड़ लेने वाले एकाध लोग। छठे छमा से कोई और दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी कोई रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते, फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बचन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बचन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली सा तड़प कर रह गया। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। आहों कराहों और दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था, फोरों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था, उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उन्हें मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता था तब तक किन्हीं 2 आंखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांघ का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कुल्ले का घाव कुछ दिन जरूर लगेगा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी है कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उसमें, बचन सिंह ने कहा।
चंदा चुप रह गई तो बचन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगवाएंगे तो आते आते महीनों लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है उन्हें। अच्छा देखा जाएगा, कहते कहते वह रुक गया। चंदा ने कृतज्ञता भरी नजरों से उन्हें देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्तों को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे में एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला। कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारे औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की? तुम तो हम देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूंगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा, और तीसरे रोज जगपति के सिराह ने कई ताकत की दवाइयां रखी थी, और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे, और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिल मिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोट की तरह घुस गई, और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का करा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है। मुझसे पूछा तक नहीं, और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। करा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती, और उसे हल्का सा पछतावा भी नहीं था कि नाहक वह रोम में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बचन सिंह ने उसके लिए खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का करा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई, जहां बचन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बचन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवा खाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बचन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, और सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है, जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बचन सिंह आवाक ताकता रह गया, और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बचन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई, और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई।
बचन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था, उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैल के उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवा खाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे में एक कड़ाह की आवाज दूर मैदान के छों तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह करा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का करा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बचन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी और उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने करा उसकी ओर बढ़ा दिया। करा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह करा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बचन सिंह दवाखाने की ओर। कालिक बुरी तरह पड़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उन कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। छन छन में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निराहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को ना रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गड़ती रहती थी कि उनकी कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बचन सिंह ने मरीजों की महरम पट्टी करते वक्त बताया था, उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते। बचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया, पता नहीं क्यों। चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बींध सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी थी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बादल योगी के रूप में घूमने लगे थे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि बनवास काट कर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फिंक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लैंटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मिजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झंझला कर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लैंटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, ना तेल ना। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया
और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा ना जाने कब सो गई। पर जगपति की आंखों में ना नींद आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था, और वह सिरह उठता था और फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए और वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम प्रबल। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार के चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिंगी बन जाने के बाद उसकी आवाज फूटी, चंदा। चंदा की नर्म सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पाटी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा हो। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गराए गराए जैसे बहुत देर बाद स्वयं को चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के बच्चे जन्मे के गभुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाइंद, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह से चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई सी सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरोनियां और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले होंठ, उन पर बड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसी लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटा कर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता हुआ वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़ी टुकड़ी होकर बिखरने लगी। ये करे तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के करे बेचने को दे दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जवान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने वे करे उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़ कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? करे आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? इसलिए। और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सीख का बना हुआ ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाला तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से करे मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था।
वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो ना जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे जैसे करे मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे, उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले। फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन करों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढांपेगा। और उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर, क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा। और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवाकर 11 मर्तबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोंचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते हैं।